गुड मॉर्निंग, कैसे हो। जो कल अपने क्वेश्चन किए थे उससे आगे वाले क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर संख्या 15 है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि जनसंख्या कहाँ निवास करती है, धरातल पर, यानी कि जनसंख्या व धरातल के अनुपात, यानी कि जनसंख्या कहाँ निवास करती है, धरातल पर। और जहाँ अपना धरातल है, जनसंख्या और धरातल दोनों के बीच का जो अनुपात है, उस जमाव यानी कि उस धरातल के ऊपर कितनी जनसंख्या का निवास करती है, उसका मापन किया जाता है। अर्थात अपन किस बात का कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व है। अगर जनसंख्या घनत्व का अगर अर्थ लेते हैं तो व्यक्ति की संख्या, यानी कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो परीक्षा के अंतर्गत आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि धरातल व जनसंख्या दोनों के बीच का जो अनुपात है, जो जमाव की मात्रा है, उसका क्या किया जाता है, मापन, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। आगे वाला प्रश्न है कि विश्व एक जनसंख्या के असमान, यानी असमान का मतलब है कि समान नहीं है। वितरण, वितरण का मतलब है वहां का फैलाव, प्रतिरूप को समझिए, यानी विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप को समझिए। तो अपन इसका अर्थ ये लेते हैं कि अगर किसी विश्व में जनसंख्या, अगर विश्व की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो उसका जो वितरण, जो फैलाव है वह असमान है। तो उसको अपन को बताना है कि पृथ्वी के 2/3 भाग, यानी पृथ्वी के कुछ ऐसे भाग हैं 2/3 जहां निर्जन, यानी वहां पर जनसंख्या का जमा बिल्कुल नहीं है, और 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या, यानी कि 90% धरातल है, उस पर 10% जनसंख्या निवास करती है, यानी 90 पर 10, यानी कि यह जनसंख्या का जो वितरण है वह क्या नहीं रहा, असमान। 10% जनसंख्या पर कितना है, 90% जनसंख्या। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर अपन एक बात बताएं कि जैसे अपने घर में कमरे हैं 10, व्यक्ति रहने वाला है एक रेस है जिसमें कमरे हैं 1 और रहने वाले 10, यानी ये आपका वितरण क्या नहीं है, ये असमान वितरण आपका, यानी ये समान वितरण नहीं है। इस असमान वितरण के विद्वान का नाम आता है जारजबी क्रेशी का कथन। जारजबी क्रेशी क्या कहता है कि अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग क्या करते हैं, निवास। अगर अपन गोलार्ध की, अगर अपन एक विश्व की बात करते हैं ग्लोब की, ये अपना उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। इस उत्तरी ध्रुव में यानी कि 85% जनसंख्या और दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत कितनी, 15% जनसंख्या, यानी ये भी अपना क्या है, अगर पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो यह भी अपना जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है, यानी यहाँ पर 85% जनसंख्या, यहाँ 15% जनसंख्या। तीसरा है कि विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई, यानी अगर अपन बात करते हैं महाद्वीप और महासागर, तो 75% जनसंख्या ऐसी है जो महाद्वीप के किनारों पर बसी हुई है, और बाकी जो जनसंख्या वो महाद्वीपों के किनारों पर नहीं, यानी यह भी जनसंख्या का क्या अपना असमान वितरण। अब अपन देखते हैं तीनों का एक सार रूप में देखते हैं तीनों पॉइंटों को कि जनसंख्या का असमान वितरण, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, धरातल कम, वहां जनसंख्या ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है, यानी कहने का अर्थ क्या है, यह असमान वितरण, यानी जनसंख्या का समान वितरण नहीं है। आगे वाला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से कितने भागों में, अगर अपन वितरण की बात करते हैं कि जनसंख्या को कितने भागों में किस किस प्रकार बटी हुई है, तो वितरण की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से यानी कि इसको 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि कहीं जनसंख्या सघन यानी जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या सामान्य है, कहीं पर जनसंख्या विरल है, और कहीं पर क्या अति जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि विश्व की जनसंख्या के वितरण को कितने भागों में, 4 भागों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। पहला वितरण है सघन जनसंख्या। सघन जनसंख्या के अंतर्गत अपन लिखेंगे कि विश्व के ऐसे 5 प्रदेश हैं, यानी सघन जनसंख्या में विश्व के 5 ऐसे प्रदेश हैं
जहां सघन जनसंख्या यानी बहुत ही ज्यादा जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर 1779 के अंतर्गत कलकार क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति की क्या हो गई थी, शुरुआत। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लोगों ने रोजगार प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यानी कि जनसंख्या क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा इकट्ठी हो गई। कब हो गई, 1779 के बाद। सघन जनसंख्या नियंत्रण करती है, जिसमें एशिया की बात करते हैं, ताइवान आदि क्षेत्रों के अंतर्गत क्या हुआ कि जनसंख्या का जमाव अधिक। यहाँ पर एक छोटा प्रश्न और बन सकता है, प्रश्न है कि सघन जनसंख्या विश्व के कितने प्रदेशों में निवास करती है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा कि सघन जनसंख्या विश्व के यानी कि 5 प्रदेशों में निवास करती है। यहां पर प्रश्न दोबारा बन सकता है कि विश्व में सघन जनसंख्या में 5 प्रदेशों में जनसंख्या सघन क्यों निवास करती है। तो इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर यानी कि औद्योगिक क्रांति यानी कि शुरू होने के लिए कब हुई, 1779 में, जिसमें चीन है, एशिया है, ताइवान आदि क्षेत्रों में सघन जनसंख्या रहती है। दूसरा पॉइंट है सामान्य जनसंख्या। तो सामान्य जनसंख्या का मतलब है कि सामान्य भौगोलिक दशाएं, यानी यहाँ पर कुछ इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं यानी कि जैसे भूमि है, धरातल है, तो यहाँ पर कुछ सुविधा होने के कारण यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या क्या पाएगी, सामान्य, जिसमें क्षेत्र का नाम आता है चिली, कनाडा, ये 2 क्षेत्र है इसके अंतर्गत। तीसरा है विरल, यानी 70% भूभाग ऐसा है, यानी कि विरल का मतलब है कम। 70% भूभाग ऐसा है जिस पर 5% की जनसंख्या, यानी कि अपन बात करने पीछे बात की थी असमान वितरण की, तो 70% पर क्या जनसंख्या निवास करती है, 5% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जनसंख्या यानी कि विरल है। विरल जनसंख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि जलवायु की दशा, उच्चावच यानी कि अपना धरातल, ये यानी कि क्या है, विषम का मतलब है ये समान नहीं है, यानी ये अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाएगी, विरल। चौथा आता है अति निम्न विश्व के विशाल यानी कि धरातलीय भाग बिना आबादी यानी बिना बसे हुए भूभाग स्थित है, जो यानी कि क्योंकि आपका जो धरातल असमतल है, धरातल असमतल होते ही ये कृषि के लिए क्या हो गया, अनुपयुक्त, अनुपजाऊ, यानी कि ये जिसको अपन कहते हैं यानी कि यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं उपजाया जा सकता। इसलिए यहाँ पर यानी कि क्या अति न्यून यानी विश्व के विशाल यानी कि बड़े धरातलीय भूभाग बिना आबादी यानी बिना जनसंख्या बसा हुआ भाग है, जिस पर यानी कि असमतल धरातल और भूमि क्या है, अनुपजाऊ। आगे वाला प्रश्न आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मतलब का यह है कि जनसंख्या का जमाव कम क्यों है, कहीं ना कहीं कार्य करता है। जहां पर यानी कि पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता, जहां पर जल ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या अधिक होगी। दूसरी तरफ जहां पर यानी जल कम है वहां पर जनसंख्या क्या होगी, कम। धरातल जहां पर यानी कि समतल धरातल होगा वहां पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा होगा, जहां पर यानी कि धरातल असमतल होगा वहां पर जनसंख्या क्या होगी, कम। समुद्र तल से ऊंचाई यानी यह महत्वपूर्ण कारक है कि जहां पर यानी कि जो धरातलीय भाग समुद्र तल के पास यानी समुद्र तल के पास होगा वहां पर जनसंख्या का जमाव कम, जो समुद्र तल से दूर यानी ऊपर उठा वहां पर जनसंख्या यानी कि अधिक। यानी कहने का मतलब है कि जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वहां पर भी जनसंख्या प्रभावित। आर्थिक कारक यानी जहां पर रोजगार के साधन अधिक मिलेंगे वहां पर जनसंख्या यानी क्या होगी, अधिक। नगरीकरण यानी लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर किस क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं, शहरी क्षेत्रों। क्यों, क्योंकि लोग यानी कि रोजगार के लिए, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो जाएगी, यहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाएगी, अधिक। कहने का मतलब क्या है, नगरीकरण भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित। आगे वाला है सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब है कि व्यक्ति प्रवास करेंगे। जैसे मुख्य कारण बताएं कि स्त्रियां की जब शादी होती है, शादी या विवाह होने के बाद में जब स्त्री अपने घर को छोड़कर यानी अपने ससुराल जाती है, यानी
क्या हो गया, प्रवास, और प्रवास होते हैं यानी कि एक पक्ष में जनसंख्या कम हो गई, दूसरे में क्या जनसंख्या हो गई, अधिक। आगे वाला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार बताइए। यानी जनसंख्या घनत्व का पीछे मैंने बता दिया है, फिर भी दोबारा बता रहा हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत जो संख्या है, व्यक्तियों की औसत संख्या, उसे यानी कि जनसंख्या क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। यानी कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत जो संख्या है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि आपको जनसंख्या घनत्व यानी कहा जाता है। हाँ, आगे देखते हैं गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व क्या होता है कि अपन जो गणितीय घनत्व निकालते हैं कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब है कि अगर गणितीय घनत्व का, अगर पहली बात तो कि यहाँ पर सूत्र पूछता है कि गणितीय घनत्व का सूत्र क्या है, तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। या यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, तो कुल जनसंख्या बटा क्या है, कुल क्षेत्रफल। यानी कहने का अर्थ है कि जनसंख्या, जैसे आप कहें कि एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो जितनी जनसंख्या है उसमें उस क्षेत्र का भाग देंगे तो क्या आएगा, गणितीय घनत्व। दूसरा है आर्थिक घनत्व। यानी कि आर्थिक घनत्व निकालते हैं कि किसी क्षेत्र में अगर संसाधन है, उस संसाधन में जनसंख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कोई कहे कि आपके पास 10 किलो यानी कि क्या सोना, क्या है 10 किलो सोना, और जनसंख्या कितनी है, यानी 5 व्यक्ति, तो आपको कहे कि 10 संसाधन है, 5 व्यक्ति हैं, तो यानी कि कितना कितना आएगा, एक व्यक्ति में कितना आएगा, यानी कि 2। यानी कहने का अर्थ है कि उस क्षेत्र का अगर अपन जनसंख्या अगर आर्थिक घनत्व निकालते हैं तो जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, संसाधन का। तीसरा है कायिक घनत्व। यानी कि उस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और कृषि भूमि का क्षेत्रफल, यानी वहां पर जनसंख्या, यानी कहने का मतलब है कि वहां पर जनसंख्या कितनी है और कृषि के लिए जमीन कितनी है, यानी भूमि कितनी है, जितनी भूमि है उसमें किसका भाग देंगे, जनसंख्या में। आगे वाला है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व का मतलब है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले यानी किसान कितने हैं, कृषि क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं कि जैसे किसान जनसंख्या, जैसे आपको किसान की जनसंख्या 100 है, उस भूमि का क्षेत्रफल कितना है, जैसे आपको कहे 20, तो अगर आप इसको हल करते हैं तो ये कितना आ गया, यानी कि आपके इसमें कितना आ गया है, यानी 5। यानी कृषि घनत्व कितना है इसमें, 5। यानी किसान कितने थे, 100, जमीन कितनी थी, 20। यानी जब निकालते हैं तो यह हो गया आपका कृषि घनत्व। आगे वाला आता है पोषण घनत्व। यानी किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या भोज्य फसल, यानी उस क्षेत्र में खाने वाली जो फसल है, भोज्य फसल को जो बोया गया जो क्षेत्र है उसका भाग देते, तो यहाँ पर क्या आता है, पोषण घनत्व। परीक्षा में हर वर्ष सूत्र पूछता है, चाहे गणितीय घनत्व पूछे, चाहे आर्थिक घनत्व पूछे, चाहे कायिक घनत्व पूछे, चाहे कृषि, चाहे पोषण घनत्व। आगे वाला एक प्रश्न है जो 2012 से लेकर 2019 तक हर वर्ष ये प्रश्न आता है। क्या प्रश्न है, किसी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्र की जनसंख्या का, यानी उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या यानी घनत्व निकाले। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका सबसे पहले इसका सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगा के लिखेंगे कि उस प्रदेश में निवास करने वाली यानी कुल जनसंख्या बटा उस भूमि का या उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप इसके अंतर्गत भाग कितना देंगे, 100 का, कितना आ गया इसका उत्तर, 1500। 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1500। यह आंसर हो जाएगा कि 1500 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। यह आपका जनसंख्या घनत्व निकालने का तरीका। आगे वाला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, पहले आपने देखा होगा वितरण घनत्व, वितरण क्या था, बांटा था। अब जनसंख्या को घनत्व की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया है,
तो इसको बांटते हैं अत्यधिक, अधिक, सामान्य, कम और प्रयोजनविहीन, यानी 1 2 3 4 5, यानी कितने भागों के अंतर्गत इसको बांटा गया है? 5 भागों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। थोड़ा याद करने की इच्छा की दृष्टि से मैंने इसको पार्ट 2 में बांट के लिखा है। पहला पॉइंट है अत्यधिक में, यानी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में 250 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरा है अधिक वाले में, अधिक वाले में है कि 100 से 250 व्यक्ति। सामान्य के अंदर के लिखते हैं तो 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कम वाले में लिखते हैं 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जनविहीन में लिखते हैं 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। अगर यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे कि अधिक या 100 से 250 व्यक्ति कौन से वाले में पाए जाते हैं या कौन से में होते हैं, तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। या यहाँ पर आपको पूछ रहे कि एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम व्यक्ति निवास करते हैं, कौन से में है? तो प्रयोजनविहीन में। अत्यधिक में है कि 250 व्यक्ति से कम तथा इस क्षेत्र में एशिया, उत्तरी अमेरिका, जो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है, एशिया और उत्तरी अमेरिका। अधिक जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत अगर अपन देखते हैं तो यूरोप, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया। सामान्य वाले में देखें तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत सामान्य जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कम वाले में 1 से 100 व्यक्ति, जिसमें अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका के जो खाड़ी देश हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम निवास करते हैं। प्रयोजनविहीन यानी कि जहां पर एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति निवास करते हैं वह यानी पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बनता है, क्या आता है कि विश्व के दिए गए मानचित्र में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व को दर्शाइए, विश्व के दिए गए मानचित्र में अधिक जनसंख्या घनत्व को दर्शाइए, विश्व के दिए गए मानचित्र में सामान्य जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र को दर्शाइए। तो आपको याद करने की दृष्टि से आपको हो गया। अधिक वाले में एक बार दोबारा बता रहा हूं, अत्यधिक वाले में 250 व्यक्ति, अधिक में 100 से 250, सामान्य में 10 से 100 व्यक्ति और कम में 1 से 10 व्यक्ति और प्रयोजनविहीन में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। अत्यधिक में आता है एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, अधिक में यूरोप है, अमेरिका है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया। सामान्य वाले में अफ्रीका, 1 से 10 वाले में यानी अफ्रीका के जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी जो क्षेत्र है वो आते हैं 1 से 10 व्यक्ति कम जनसंख्या घनत्व में। आगे वाला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को समझिए। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति का मतलब है कि जनसंख्या किस तरह से यानी बढ़ी, जनसंख्या किस क्षेत्र से बढ़ी। प्रवृत्ति का मतलब है कौन कौन से काल के अंतर्गत किस किस तरह से बढ़ी। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा मध्य काल, चौथा आधुनिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ कि इसमें व्यक्ति बिल्कुल अनभिज्ञ यानी बिल्कुल व्यक्ति एक अनजान था, आखेट करता था, भोजन संग्रहण करता था। आखेट का मतलब व्यक्ति सिर्फ शिकार करता था, जंगली जानवरों को मार के खाता था, यानी उसको ज्ञान नहीं था। भोजन संग्रहण यानी वह भोजन को संग्रहण यानी भोजन को इकट्ठा करता था। तो वहां पर जनसंख्या घनत्व कितना था, 0 से 4 व्यक्ति यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह एक प्रश्न हो सकता है कि 0 से 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कौन से काल में या कौन से काल में, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरा काल आता है आपका प्राचीन काल। इस काल में कृषि यानी क्यों हुआ कृषि, क्योंकि व्यक्ति आखेट करने लगा, भोजन का संग्रहण करने लगा। व्यक्ति का धीरे धीरे बौद्धिक विकास हुआ, व्यक्ति धीरे धीरे सोचने लगा कि जिस का मैं पशु का शिकार कर रहा हूं उस शिकार को मैं क्या बना लूं, पालतू बना लूं, यानी मैं पाल लूं उस पशु को। इसलिए उसने पालन पशु यानी पशु का पालन किया। जब उसने पशु का पालन किया तो उसके मन में विचार आया क्यों नहीं पशु से मैं कृषि करने लग जाऊं। तो वहां से उसने क्या कर लिया, कृषि यानी कृषि और पशुपालन का यह क्या हुआ, विकास हुआ। फिर वहां पर क्या हुआ कि 20 से 30 करोड़ व्यक्ति यानी कि क्या हुआ, निवास करने लगे। फिर आता है मध्य काल। इसमें जनसंख्या मंद गति से बढ़ी, यानी मध्य काल में जनसंख्या धीरे गति से बढ़ी। इसका प्रमुख कारण है महामारी,
सूखा, अकाल, इस कारण से जनसंख्या मध्यकाल में जनसंख्या क्या हुआ, धीमी गति से बढ़ी। आपको उदाहरण के तौर पे प्रागैतिहासिक काल जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आखेट करते थे, भोजन का संग्रहण करते थे। प्राचीन काल में जनसंख्या बढ़ी, 20 से 30 करोड़ जनसंख्या हो गई। मध्यकाल में जब ये मंद गति से जनसंख्या, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि वहां पर महामारी आ गई, सूखा और अकाल। यहां पर जनसंख्या कितनी हो गई, 55 करोड़। यानी आपको बताए प्राचीन काल में जनसंख्या 20 से 30 करोड़, मध्यकाल में 55 करोड़। जब आधुनिक काल की अगर अपन बात करते हैं तो 55 करोड़ से 714 करोड़ हो गई। यानी 20 से 30 करोड़ प्राचीन काल में, मध्यकाल में 55 करोड़, आधुनिक काल में यानी कि 55 करोड़ से 714 करोड़। आपको कई बार प्रश्न पूछ लेता है, किताब में दिया हुआ है कि सन 2013 के अनुसार आधुनिक काल में जनसंख्या कितनी है, तो 714 करोड़ जनसंख्या। अब बात आती है आधुनिक काल, इसमें खोज और तकनीकी का क्या हुआ, विकास। यानी इस काल में, आधुनिक काल में तकनीकी खोज का क्या हुआ, विकास। जब अपन इसकी बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की, यह प्रश्न थोड़ा मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें 4 काल है। प्रागैतिहासिक काल, इसमें आखेट व भोजन संग्रहण, प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन, मध्यकाल में जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी क्योंकि महामारी, अकाल और सूखा। आधुनिक काल, इसमें खोज हुई, तकनीकी हुई, जिससे जनसंख्या 55 करोड़ थी, 55 करोड़ से 714 यानी कि जनसंख्या करोड़ हो गई। आगे वाला प्रश्न है लिंगानुपात का अर्थ बताते हैं। लिंगानुपात का नाम आते हैं, यहाँ पर आपको दिमाग में प्रश्न आना है कि लिंगानुपात यानी लिंग के बीच में अनुपात, यानी प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। यानी स्त्री और पुरुष के बीच में जो अनुपात किया जाता है उसको कहा जाता है लिंगानुपात। अर्थात कहने का मतलब है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, लिंगानुपात। आगे प्रश्न पूछा लिंगानुपात कम होने के कारण। अगर अपन कारण की बात बताते हैं कि लिंगानुपात कम क्यों रहे, पहला कारण है गर्भ निरोधक यानी साधनों का उपयोग। दूसरा है बाल विवाह यानी छोटी उम्र में जब शादी करते हैं तो उस समय माँ या तो माँ मरती है या बच्चा। तीसरा है घरेलू हिंसा यानी घरेलू हिंसा। आगे वाला है कि दहेज हत्या और पुरुष व स्त्रियों में यानी कि भेदभाव करना। स्त्री और पुरुषों के अंतर्गत यानी कि क्या करते हैं अपन लोग, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, भेद। हाँ, आगे वाला प्रश्न है आयु संरचना का अर्थ बताते हुए इसके वर्गों को समझें। आयु संरचना का मतलब है किसी भी प्रदेश में अगर कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले यानी कि जो विभिन्न आयु वर्ग है। आयु का मतलब है कि उस क्षेत्र में जैसे 0 से 14, 15, 64, 65 तो इनका वर्ग करना है। यानी कि किसी प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु वर्गों का जहां पर भी अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है आयु संरचना। आयु का मतलब है उस आयु को यानी कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया है, तो 3 भागों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। पहला है बाल आयु वर्ग यानी 0 से 14 वर्ष, इससे आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। यानी बाल आयु वर्ग को 0 से 14 वर्ष है, इसको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। वयस्क यानी 15 से 64 या 15 से 65 आता है कई बार, 15 से 64 वर्ष की जो आयु है उसको वयस्क यानी अर्थात इस जनसंख्या को यानी कि कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। यानी यह जनसंख्या कार्य करने वाली वर्ग जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक वर्ष की जो आयु है इसको वर्ग जनसंख्या कहा जाता है। अर्थात यह जनसंख्या भी आश्रित है। यानी कहने का मतलब है 2 आयु संरचना से बाल आयु संरचना और वर्ग आयु संरचना दोनों ही आश्रित जनसंख्या है, वयस्क जनसंख्या। यहाँ पर आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कार्यशील जनसंख्या किसे या कौन सा वर्ग होता है, तो 15 से 64 वर्ष का जो होता है उसको कहा जाता है यानी कार्यशील जनसंख्या। आगे वाला प्रश्न है जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना का मतलब अभी मैंने ऊपर ही बताया कि 15 से 64 वर्ष यानी कि 15 से जो 64 वर्ष की जो आयु होती है उसको व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। इस व्यवसायिक संरचना में जो 45 वर्ष
कि जो व्यक्ति होते हैं वह इसके अंतर्गत ज्यादा कार्यशील होते हैं। 26वां प्रश्न है, प्रवास के पक्ष बताइए। प्रवास के पक्ष का मतलब है प्रवास के पक्ष। तो यहाँ पर एक परिभाषा पढ़ते हैं, प्रवास का अर्थ क्या होता है, यानी व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना, वह क्या कहलाता है, प्रवास। पक्ष यानी किन कारणों से लोग प्रवास करते हैं या यहाँ पर निर्धारित करते हैं। जैसे देश पक्ष, अपन पहला प्रश्न पूछते हैं कौन से देश से आया है, यानी देश पक्ष किस कारण से आया है, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, कितने लोग हैं वो, और स्थायी या अस्थायी, ये होते हैं प्रवास के पक्ष। यानी प्रवास के पक्षों की अगर अपन बात करते हैं, देश पक्ष, कारण पक्ष यानी किस कारण से है, कौन से समय से है, कितने संख्या, और स्थिरता, स्थिरता का मतलब स्थायी या अस्थायी। आगे वाला प्रश्न है प्रवास के परिणाम बताइए। प्रवास के परिणाम यानी व्यक्ति एक स्थान छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके परिणाम यानी उसके नतीजे क्या निकलते हैं। पहला है जनसंख्या का संतुलन, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना। जैसे आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताएं, जैसे दो गाड़ी है, इस गाड़ी में अगर 10 व्यक्ति बैठे, इसमें 5 बैठे हैं, इसमें से अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति और उतर के किसमें आ गए, इसमें आ गए, इसमें कितने हो गए, 2 व्यक्ति और बढ़ गए, यानी कितने हो गए 12, इसमें कितने हो गए 3, तो इसमें कम हो गए, इसमें क्या हो गया ज्यादा, यानी ये संतुलन बिगड़ गया। यानी ये आपका क्या हो गया जनसंख्या, यानी यहाँ पहले जनसंख्या 5 थी, यहाँ 10 थी, इसमें से यहाँ फिर जनसंख्या आ गई, यानी यहाँ जनसंख्या का क्या बिगड़ गया, संतुलन। नई संस्कृति का प्रसार, यानी जैसे मान लीजिए नए क्षेत्र में नए लोगों का आगमन, तो वहां पर नई संस्कृति का क्या होगा, प्रसार। तकनीकी ज्ञान का प्रसार, यानी कि प्रवास का परिणाम होता है तकनीकी ज्ञान का प्रसार। तकनीकी ज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति अगर अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति रोजगार के लिए जाएगा। रोजगार के लिए जाएगा तो उस व्यक्ति के पास किसकी कमी है, संसाधनों की कमी। उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है, संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है, इसका मतलब उस व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान है। और तकनीकी ज्ञान का जब वो दूसरे क्षेत्र पर जाता है तो वहां पर उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, तकनीकी ज्ञान का प्रसार। आगे वाला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के बारे में बताइए। यानी यहाँ एक प्रश्न आता है मानव विकास। यहाँ पर एक विकास की परिभाषा देता हूँ कि विकास क्या होता है। विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंतर्गत परिवर्तन होना, बदलाव होना, व्यक्ति में परिवर्तन होना। परिवर्तन कैसा होना, सकारात्मक होना, वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। एक विकास के ऊपर एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर महबूब। उससे क्या कहता है कि व्यक्ति के अंतर्गत यानी कि विकल्प होते हैं, यानी व्यक्ति के पास विकल्प होते हैं, उनमें वृद्धि करना, उसमें बदलाव करना, ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और विद्वान ये भी कहता है कि व्यक्ति में जब तक परिवर्तन या जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता है, जब तक उस व्यक्ति में सकारात्मक क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। आगे वाला है कि यूएनडीपी, इसके बारे में मानव विकास सूचकांक के बारे में बता रहे हैं कि यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार मानव विकास की रिपोर्ट सन 1990 में एक प्रतिवेदन HDI यानी मानव विकास जो प्रतिवेदन है उसमें अपनी परिभाषा दी है। किसने दी है, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसने कहा है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना ही क्या कहलाती है, मानव विकास। यानी मनुष्य में अगर विकल्प है उसमें परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है, मानव विकास। जब इसके अंतर्गत आता है कि सूचकांक बताने, तो पहला स्थान किसका आता है, नॉर्वे का, जिसका सूचकांक है 0.955। दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का 0.938। USA इसका है 0.937। यानी कि प्रथम स्थान किसका आता है, नॉर्वे का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा USA का। आगे हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय प्रारूप को समझाइए। जब अंतरराष्ट्रीय, अगर अपन एक राष्ट्र के ऊपर बात करते हैं, राष्ट्र के ऊपर, तो पहला आता है उच्च, दूसरा मध्यम, तीसरा निम्न। उच्च वाले का सूचकांक कितना, 0.71। प्रथम किसका है, नॉर्वे का, 0.95। उच्च का सूचकांक कितना है, 0.71। मध्यम का कितना है, 0.5 से 7.1। और निम्न का कितना है, 0.5 से क्या है, कम। अगर अपन राष्ट्रों की बात करते हैं तो USA, नीदरलैंड और नॉर्वे के अगर इसका क्षेत्र का नाम आते हैं उच्च मानव सूचकांक। उच्च मानव सूचकांक के अंतर्गत क्या होगा कि इसका सूचकांक 0.71 है। इस क्षेत्र में USA, नीदरलैंड और नॉर्वे कौन से सूचकांक के अंतर्गत आते हैं, उच्च मानव विकास सूचकांक में। दूसरा आता है मध्यम।
जिसमें 0.5 से 0.71 सूचकांक है, जिसमें चीन है, मंगोलिया है। और निम्न में आते हैं 0.5 से कम, जिसमें सूडान और नाइजर, यानी ये आते हैं अपने मानव विकास सूचकांक के अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर अपन बात करते हैं तो पहला उच्च, दूसरा मध्यम, तीसरा निम्न। सूचकांक आता है 0.7, 0.5 से 0.71 और निम्न में 0.5 से कम। अब आगे वाला प्रश्न है, भारत में मानव विकास सूचकांक को समझें, यानी भारत में मानव विकास सूचकांक किस प्रकार का है। तो अगर अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत का स्थान है 138वां स्थान है। कितने देशों में? 186 देशों में। और भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसका प्रथम स्थान है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश, गोवा राज्य हैं जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उच्च मानव सूचकांक में। और सबसे नीचे अगर अपन बात करते हैं बिहार की, ओडिशा की और छत्तीसगढ़ की, यानी अगर भारत में मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान केरल का, भारत 138वां स्थान है 186 देशों में, और सबसे कम बिहार और उड़ीसा। चलो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। अपन कल जब अपन पढ़ते हैं तो आगे वाली क्लास में आगे वाले प्रश्न देखेंगे।